हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो हम चल रहे थे स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको? स्ट्रेट लाइन में मैंने पढ़ा दिया आपको बेसिक तक बहुत सारा हो चुका है। अपन बहुत सारा बेस डेवलप कर चुके हैं। 2 DPPs मैंने आपको सॉल्व कराई हैं, ठीक है। और धीरे धीरे चल रहे हैं। एक मेरे को बात करनी थी आपसे कि एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको सेंट्रॉइड का, तो उसमें एक बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था 2:3, तो उसको करेक्ट कर लेना, वो 2:1 है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, तो 2:3 की जगह उसको कर लेना 2:1। तो आज एक लास्ट लेक्चर लेंगे हम इसका ब्रीफिंग का, और इसके बाद स्ट्रेट लाइन में प्रॉपर्ली एंटर कर जाएंगे। तो एक छोटा मोटा पोर्शन है बिल्कुल, मैंने आपको, क्योंकि ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन के लिए आनी ही आनी चाहिए, आपको ज्योमेट्री की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आपको जितनी भी 8th 9th 10th की ज्योमेट्री होती है, और अच्छे लेवल की, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आपको वही लेवल पे कराया है, एक अच्छे लेवल पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। और कुछ पार्ट ज्योमेट्री का बच गया है, वो मैं एक साथ नहीं देना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि आपको पार्ट वाइज में आप सारा समझ लो। तो आज हम ब्रीफिंग स्टार्ट करेंगे कि हमारा क्या क्या पोर्शन और रह गया इसमें, तो ब्रीफिंग में ही मैं आपको बताऊंगा सारा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में भी कुछ पोर्शन रह गया था। अब देखो पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, अब पैरेललोग्राम आपके पास है। अब आपको पैरेललोग्राम की 2 साइड दे रखी हैं, ये A है और ये B है, ठीक है। इसके 2 डायगोनल दे रखे हैं, एक BC एंड AD, AC एंड BD, सॉरी, ठीक है। 2 डायगोनल है आपके पास, AC एंड BD, 2 साइड है। डायगोनल की लेंथ आपको दे नहीं रखी, AB दे रखी है और ये दे रखी है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि एरिया ऑफ क्या पैरेललोग्राम बताओ। तो एक चीज बताओ मेरे को, अगर ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले, आई होप, मैं समझता हूं कि आपने पढ़ा होगा। इसकी लेंथ दे रखी है आपको A, इसकी लेंथ दे रखी है B, और ये एंगल दे रखा है। तो आप इसका एरिया बता पाओगे ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ AB साइन A, हाफ AB साइन A, यही होता है क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि भाई इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई एंड उनके बीच का एंगल, इसको बोलते हैं साइड एंगल, साइड एंगल साइड थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड थ्योरम, ठीक है। तो ये होता है हाफ AB साइन A। तो यहां तक की बात समझ में आई। अब यही चीज हम यहां एप्लीकेबल करेंगे कि अगर ये एंगल और आ जाए मेरे पास, तो एक बात बताओ, जो इसका डायगोनल है वो क्या करता है? पैरेललोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ क्या होगा? ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। क्यों? इस वाले का एरिया ले लें तो ये किसके इक्वल होता है? इसके, तो इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दें। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कितना होगा? हाफ AB साइन A, कितना होगा? हाफ AB साइन A, ठीक है। तो इसका 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? AB साइन A। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? AB साइन A। ये बात आपको समझ में आई एक तो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि अगर आपको मैं डायगोनल की लेंथ दूं, ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैं आपको डायगोनल की लेंथ दे रहा हूं, ये है D1 और ये है D2, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्या होता है? मिड पॉइंट आपको बताया ही था। तो ये कितनी हो गई? D2/2, और ये भी कितनी हो गई? D2/2। ये कितनी हो गई? D1/2, और ये कितनी हो गई? D1/2, ठीक बात। अब एक बात बताओ, अगर सपोज करो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? पाई माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये कितना हो गया? पाई माइनस थीटा। अब एक बात बताओ, इसको मैं दोबारा से बना लेता हूं, कुछ लोगों के समझ आया नहीं होगा, ठीक है। ये कितनी है? D1/2, ये D2/2, और ये D2/2। ये कितनी है? D1/2, और ये कितनी है? D1/2। ये थीटा है और ये पाई माइनस थीटा है, ठीक बात। तो मेरे को बताओ, मैंने इसकी नेमिंग कर दी ABCD, अब इसको नाम दे दिया O। एक बात चीज बताओ कि इस पूरे ABD का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे? ABD का एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए AOD का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD कितना होगा? AOD मतलब ये वाला पार्ट।
तो अब ट्राइंगल के एरिया के क्या चाहिए आपको, दो साइड और उनके बीच का एंगल आप निकाल लोगे। आपको ये थीटा दे रखा है और आपको दो साइड दे रखी है, तो क्या करोगे, हाफ ए बी साइन ए कितना है d1/2, बी कितना है d2/2, और ये कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो अब आपने क्या किया, आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब एरिया ऑफ अब आपको क्या चाहिए, ए ओ बी का एरिया, ये ए ओ डी का है, ए ओ बी का। तो ए ओ बी के लिए क्या चाहिए आपको, दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो कितना आ गया, हाफ इंटू d1/2 इंटू d2/2 इंटू साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये आ गया हाफ इंटू d1d2/4, और ये कितना आ गया, साइन थीटा। ये दोनों सेम आए, ये दोनों क्या है, सेम। तो अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी कितना हो गया, 2 इंटू एक को उठा लूं, हाफ d1d2/4 साइन थीटा। तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, d1d2/4 साइन थीटा। अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं और ये चीजें जरूरी हैं करना, ठीक है। तो आप देखो, अब आपके पास एबीडी का एरिया है, तो क्या कर दोगे आप, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। तो एबीडी का एरिया क्या है, d1d2/4 साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया, d1d2/2 साइन थीटा। मतलब आपको ये रटना नहीं है, आपको अगर ये समझ आ गया ना तो रटने की जरूरत ही नहीं, आप फटाफट करोगे। ये हाफ ऑफ लिया, इसको क्या किया, थीटा निकाला और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, इसका सेम और इसका तो ऑब्वियसली सेम आएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज चारों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आपने इसका एरिया निकाला कैसे, हाफ d1/2 इंटू d2/2 इंटू साइन थीटा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा d1d2/2 साइन थीटा। बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको, चले आगे, ठीक है। तो यहां तक बात हुई पैरेललोग्राम में कि आपको अगर डायगोनल दिए हुए हैं तो आप निकाल लोगे, आपको अगर लेंथ दी हुई है, साइड्स दी हुई हैं तो भी आप निकाल लोगे, ठीक है, ए बी साइन ए करके। बात समझ में आ रही है, अब चले आगे। तो अब चलेंगे पैरेललोग्राम पे वापस से। क्यों, आपने दो साइड वाला पढ़ लिया और दो उसका डायगोनल वाला पढ़ लिया। अभी एक और तरीका और आता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ABCD, ठीक है। अगर आपको ये लेंथ दे दी, मतलब हाइट दे दी दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में, और ये वाली भी हाइट दे दी, ये भी कहाँ है, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में, तो ये हो गई P1 और ये हो गई P2। ठीक, बात समझ आ रही है, ये हो गई P1 और ये P2, दो ही दे रखी हैं आपको, और अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और एंगल तो आपको दे ही रखा होगा, ठीक है, ये एंगल दे रखा है आपको A। अब एक बात बताओ कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्योंकि अगर आपको देखो, इसको मैं ऐसे कर दूं, मतलब ट्राइंगल ABD का एरिया निकाल लो और उसको डबल कर दो। तो ABD का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो क्या है AB, और हाइट दे रखी है P1। लेकिन एक बात बताओ, बेस कहां दे रखा है आपके पास, है ही नहीं, तो आपको बेस निकालना, आपने इसको x मान लिया, ठीक है। अब x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कैसे चाहिए कि मैं इस ट्राइंगल को अलग लिख लेता हूं। ये 90 डिग्री है, ये P1 है, P2 है, ये x है, और ये एंगल दे रखा है A, ठीक है। इसको मान लो, सपोज करो D मान लिया, और आपको x निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या देगा, साइन थीटा, मतलब साइन ए। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, P2 अपॉन साइन ए। अब क्या हो गई, ये P2 कॉसेक ए, क्या हो गई, P2 कॉसेक ए। मतलब आपके पास बेस आ गया। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस कितना है, P2 कॉसेक ए, P2 कॉसेक ए इंटू हाइट कितनी है, P1। ठीक बात। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा 2 इंटू हाफ P2 कॉसेक ए इंटू P1। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, देखो 2 से 2 कट गया, P1 P2 कॉसेक ए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया P1 P2 कॉसेक ए। ये बात समझ में आई आपको कि कैसे निकालेंगे अगर दोनों आपको
डिस्टेंस दे दी किसके बीच में, पैरेलल साइड्स के बीच में। ठीक बात, क्योंकि हम बिल्कुल बेस बिल्डअप कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में तभी मजा है जब आपको ये सब चीजें आती होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आगे। ठीक है, लिख लो यहां तक। तो ये हो गया अपना पैरेललोग्राम पूरा। अब बात करते हैं रोम्बस की, क्योंकि ये कुछ पार्ट रह गया था और मुझे पढ़ाना था ही, तो एक लेक्चर इस पे भी लेना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं किस पे, रोम्बस पे। अब देखो रोम्बस, रोम्बस कैसा होता है, काजू कतली जैसा। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब आपको दो लाइन दे रखी है D1 और D2। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़े हो, क्या, हाफ ऑफ D1 D2, हाफ ऑफ D1 D2। ठीक बात, इसको नेमिंग ऐसे कर लो, इसको ए ले आते क्योंकि हम सारा ए में पढ़ रहे हैं ना, तो ए में ही आंसर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो हाफ ऑफ D1 D2 तो आपको पहले से ही नॉलेज है। अब एक बात बताओ, ये कितनी हो गई, D1/2, ये कितनी हो गई, D1/2, ये कितनी हो गई, D2/2, और ये कितनी हो गई, D2/2। ठीक बात समझ में आ रही है। अब देखो एक चीज बताओ, ये कितनी है, ये A है, ये A है, इसको D1 D2 को छोड़ दो, लाओ आप तो A से ही समझो कि ये कितनी है, A और A। तो एक बात बताओ, ABD का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू A इंटू साइन A। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कितना होगा, ABD देखो आप एक बार, तो कितना होगा, हाफ A² साइन A, हाफ A² साइन A, यही होगा। क्यों, इस ट्राइंगल का एरिया देखो ABD का, दो साइड दे रखी है, उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा, एरिया ऑफ रोम्बस होगा, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा, A² साइन A, कितना हो जाएगा, A² साइन A। आप जब तक इसे लिखो, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। ठीक है, तो रोम्बस पे बात हो गई, पैरेललोग्राम पे बात हो गई। अब बात करेंगे ट्रैपेजियम पे। तीसरा पॉइंट है ट्रैपेजियम। आप देखो ट्रैपेजियम कैसा बनाते हैं, ऐसा बना ले ट्रैपेजियम, ए बी और सी और डी। अब आपके पास देखो दो एंगल दे रखे हैं, θ1 और θ2। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रैपेजियम की, इफ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बात है वही लिखा रहा हूं मैं, फालतू की चीजों में नहीं फंसा रहा कि इसका एरिया आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो उसको क्या लिखाना, इफ θ1 इज इक्वल टू θ2, अगर θ1 θ2 के इक्वल हो जाए, then the given trapezium is called as, then the given trapezium is called as isosceles trapezium। कैसा होता है, isosceles trapezium, क्योंकि अब आपको फिर वो साइड से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एंगल देके, क्योंकि 11th 12th में सारी कहानी एंगल पे आती है, तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले एंगल वाले लिखाए, क्योंकि 10th तक तो आप क्या करते हो कि आपके पास डिस्टेंस दी हुई होती है, उनसे निकालते हैं। अब इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट, और फिर क्या होगा, अब जैसे क्या होगा, आपको ये दोनों लाइनों की इक्वेशन दे दी, तो आपसे वो एंगल निकल जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो θ1 और θ2 किसके इक्वल आ गए, अगर इक्वल आ गए तो कैसा हो जाएगा, ट्रैपेजियम। और अगर मैंने इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को मैच कर दिया, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को मैच कर दिया, तो ये क्या होती है, ये जो लाइन होती है क्या होती है, मीडियन ऑफ ट्रैपेजियम। अगर आपसे कोई पूछे कि मीडियन ऑफ ट्रैपेजियम क्या होती है, तो आप क्या बताओगे कि जो नॉन पैरेलल साइड है, अगर उन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो जो लाइन आएगी वो क्या होगी, मीडियन ऑफ ट्रैपेजियम। तो इसको लिख लो, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल
नॉन पैरेलल साइड्स इज नोन एज मीडियन ऑफ ट्राइंगल, इज नोन एज मीडियन ऑफ ट्रैपेजियम, सॉरी मीडियन ऑफ ट्रैपेजियम। ठीक बात। तो ये हो गई, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अपना फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम। कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम। मजा आना चाहिए देखो चीजों में, तभी आगे चलने पे काम बनेगा। पता आपको सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये सर्कल दे रखा है, क्योंकि कॉर्ड कहां होती है सर्कल में, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये दे रखी है आपको x और ये दे रखी है आपको y, ये दे रखी है a और ये दे रखी है b। तो कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू बी, मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट अपॉन इसके, मतलब जो कॉर्ड के दो टुकड़े हुए ना उन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दूसरी कॉर्ड के जो दो टुकड़े हुए इंटरसेक्टिंग पे उन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है। ठीक है, ये होती है अपनी कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम। ठीक है, लिख लो पहले से। अब इसके बाद चलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर। चलें, रफ कर दूं। अब फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट पे चल रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देखो बहुत से लोग जानते होंगे पर फिर भी बता देता हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों पॉइंट कहां हो, सर्कल पे, चाहे कैसे ही हो, चाहे कैसे ही हो, ए बी सी डी, मतलब चारों पॉइंट कहां होने चाहिए, सर्कल पे। इसकी एक और खास बात, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू पाई, मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, पाई। अब मैं यहाँ पे 180 वगैरह नहीं लिखता क्योंकि आप जानते हो कि पाई क्या होता है। ठीक बात। अब कंडीशन ऑफ कौन साइक्लिक, अगर आपको कोई एक क्या दे दिया, चार पॉइंट दे दिए, मतलब चार साइड दे दी आपको किसी क्वाड्रिलेटरल की, और पूछ रहा है कि वो कौन साइक्लिक है या नहीं है। कौन साइक्लिक का मतलब सर्कल पर है या नहीं है। तो कंडीशन फॉर कौन साइक्लिक, कंडीशन फॉर कौन साइक्लिक। ठीक है, तो कौन साइक्लिक, अब आप देखो कैसे होंगे कि आपके पास जो दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, उसकी अपोजिट साइड का प्रोडक्ट करो, मतलब ए बी इंटू सी डी, अपोजिट साइड का प्रोडक्ट, प्लस इधर की अपोजिट साइड का प्रोडक्ट बी सी इंटू ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल का मल्टीप्लाई, मतलब ए सी इंटू बी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड, और ये पूरा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब मैं छोटी छोटी चीजें ले रहा हूं, अब वो भी ले ही लूं, मैं भूल गया था। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए, छठा लिखो, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है कि अगर आपको कोई लाइन दे रखी है ए x1, y1 और b x2, y2, तो बताओ, ये बताओ p इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h, k, ये मिड पॉइंट है, तो p के क्या होंगे, h क्या होगा, x1 प्लस x2 y2 और k क्या होगा, y1 प्लस y2 y2। मिड पॉइंट सीख गए। ठीक है, अब बात करेंगे क्या क्या होता है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर और ऑर्थो सेंटर की। ये चारों पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलें आगे, लिख लो पहले से। चलो, अब बात करेंगे, 5 पॉइंट हो गए, छठा लेते हैं, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, देखो ए बी और सी। अब एडी क्या है, मीडियन, एडी इज अ मीडियन।
BE is a median, और एक सेकेंड, ये नाम देते हैं इसको G, इसको F, ठीक है। G क्या होता है? सेंट्रॉइड। G क्या होता है बेटा? सेंट्रॉइड। बात समझ में आई? अब देखो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, इसके दे रखे हैं x2, y2, और इसके दे रखे हैं x3, y3। अब आपको G के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो लोग वक्त तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। लेकिन क्यों? तो क्यों पे जवाब देने के लिए सबसे पहले मुझे पता लगा कि AD अगर मीडियन है तो मीडियन क्या करेगी? इसको 1:1 में डिवाइड करेगी, मतलब D क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट। तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बताओ पहले? D के कोऑर्डिनेट हो गए x2 प्लस x3 y2 और y2 प्लस y3 y2। D के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैंने एक चीज लिखी कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। उस दिन 2:3 लिख दिया था गलती से, अब सही है 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये पोर्शन कितना हुआ? 2 पार्ट हुए, और ये पोर्शन कितना हुआ? 1 पार्ट। अब आपने इस लाइन को अलग ले लिया, ये A है और ये D है और ये बीच में कहीं G है। G क्या कर रहा है? इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब आपको सेक्शन फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज आएगा अभी कुछ देर तक, तो ठीक है। तो अब A के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, और D के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब आपको G के कोऑर्डिनेट निकालने। G के कोऑर्डिनेट सपोज करो h, के हक दे रखे हैं, तो h को निकालो। h को कैसे निकालोगे? पहला वाला कोऑर्डिनेट इंटू पहला वाला रेशियो इंटू दूसरा कोऑर्डिनेट, तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला रेशियो इंटू पहला वाला कोऑर्डिनेट, मतलब 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1। तो h के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 2 से 2 कट गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक बात। और k सिमिलरली k के कोऑर्डिनेट भी कितने आएंगे? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक बात, समझ आई यहां तक? सेंट्रॉइड तक ठीक है। सेंट्रॉइड के बाद चलेंगे अब हम इन सेंटर पे, लेकिन सेंट्रॉइड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो लिखा देता हूं मैं। डिनोटेड बाय G, मेड बाय मीडियंस। एक पॉइंट और लिख लो, ये किससे मिलके बना होता है? मेड बाय मीडियंस, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ठीक बात, यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद एक दो पॉइंट और लिखेंगे। मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। किसमें करती है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देखो मीडियन, ये ट्राइंगल है, अब ये मीडियन है, तो इसको क्या, ये इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। अब कई बार क्वेश्चन कैसा आता है ना, आपको ऐसे दे रखा होगा और आप बोलोगे कि सर ये मीडियन थोड़ी ना है, मतलब देखो ऐसे कुछ दे रखा होगा, तो भाई इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। आपको वो मगर मीडियन बोलते तो आपको डायग्राम की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक बात, समझ आ रही है? तो लिख लो फटाफट यहां तक। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट और रह गया इसी का, सेंट्रॉइड का, तो कंप्लीट करते हैं, एक बार खत्म करेंगे ये सारी चीजें, से बार बार झंझट ना रहे कि सर सेंट्रॉइड में दिक्कत आ रही है, यहाँ ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो मैं बता देता हूं कि ये सेंट्रॉइड है, ये ट्राइंगल है, इसमें सेंट्रॉइड बनाया, तो ये जो तीन पार्ट बने, इन तीनों का एरिया भी क्या होता है? इक्वल। मतलब सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्राइंगल इन 3 इक्वल पार्ट। मतलब कितने पार्ट होंगे वो इक्वल का मतलब क्या होता है? उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक बात, तो यहां तक बात हो गई किसकी? सेंट्रॉइड की। लिख लो पहले से।
बात करें इन सेंटर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक का टॉपिक, साता इन सेंटर। अब इन सेंटर को किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय आई, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन किसका होता है? मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब कुछ लोगों को एंगल बाइसेक्टर नहीं पता होगा तो बता देता हूं कि किसी भी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो होता है एंगल बाइसेक्टर। अब उसकी ये सेक्टर जहां से आया ना, उसके बेसिक में चलते हैं। तो उसका बेसिक होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, इन सेंटर का, ये आपको आनी चाहिए। तो सीखते ही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है ए बी एंड सी। अब ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये क्या हो गया? a/2 और ये भी क्या हो गया? a/2। ठीक बात, दोनों एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों क्या इक्वल पार्ट है, तो AD क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर। जब AD क्या है? एंगल बाइसेक्टर, सा समझना। अब C के सामने की लेंथ क्या होती है? स्मॉल c, इसकी स्मॉल b और ये स्मॉल a। ठीक बात, यहां पे दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा। तो अब देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ वर्टेक्स, मतलब अगर ये एंगल ए का बाइसेक्टर है तो ये जो डी पॉइंट है ये किस रेशो में डिवाइड करेगा इस लाइन को? तो किस में डिवाइड करेगा? C/D में। किस में डिवाइड करेगा? C/D में। मतलब एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स the opposite line, divides the opposite side into in the ratio अब C/B। अब मैं C/B लिख दे रहा हूं यहां पे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि C/B क्या है, कि इसकी इधर वाली साइड का रेशो इधर और इधर वाली साइड का रेशो इधर। अगर सपोज करो मैं आपसे बोलता कि ये ABC है, इसकी लेंथ 10 दे रखी है, AD एंगल बाइसेक्टर है और इसकी 5 है, इसकी 4 है, ठीक है। तो बताओ कि BD और DC क्या होगी? तो किस रेशो में डिवाइड करेगा? 5/4 में। किस रेशो में डिवाइड करेगा? 5/4 में। अब ये लेंथ नहीं हुई 5/4, ये क्या हो गया? रेशो हो गया। तो BD कैसे निकालोगे आप? 5/5 + 4 × 10, ये तो आपको आता ही है। तो कितनी हो गई? 5/9 × 10, मतलब 50/9। ये कितनी होगी? 50/9। तो 5 पॉइंट कुछ हो गई, ऐसे ही आप DC निकाल लोगे। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल बाइसेक्टर की, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर करता क्या है। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है? उसके साथ वाली साइड्स के, कि C और V, जो बची हुई साइड्स है उनके रेशो में डिवाइड करता है। अब वो कैसे होती है कि अगर C है तो इधर C आएगा और इधर B है तो इधर B आएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x3, y3। अब मुझे D के कोऑर्डिनेट बताओ, इससे D के कोऑर्डिनेट। तो देखो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? C/B में। तो C × x3 प्लस B × x2 अपॉन B + C। ऐसे इधर क्या आएगा? C × y3 प्लस B × y2 अपॉन B + C। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए कैसे? कि भाई BC को D किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? C/B में। तो आपने निकाल लिया भाई, कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। कौन सा लगेगा? इंटरनल डिवीजन। बात समझ में आ रही है यहां तक कि C × x3 प्लस B × x2 अपॉन B + C, ऐसी C × y3 प्लस B × y2 अपॉन B + C। इन सेंटर का फॉर्मूला तो बहुत छोटा है, लेकिन वहां तक पहुंचना तो आना चाहिए आपको। ये किसके लिए? बड़े कारखानों के लिए। कि आपसे अगर कोई बड़ा पूछ ले कि भैया क्या क्या पढ़ रहे हो, तो नाम खराब नहीं हो मेरा कि विवेक सर ने ये नहीं पढ़ाया। भाई अपन पढ़ाएंगे पूरा एज इट इज, जैसे कोटा में पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगे चाहे वली से, ठीक है। तो भाई आपको ये समझ में आया। अब आपके पास आ गया कि भाई एक बात बताओ, ये इन सेंटर,
मतलब इसको ई मान लिया, मतलब ये बी का क्या है, इन सेंटर, मतलब बी का क्या है, इन सेंटर। तो एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताना कि इसकी लेंथ कितनी होगी डी आई, ये डी आई बताओ मुझे, डी आई कितनी होगी। अब एक चीज बताओ, इसको यहां वापस से बना लूं क्या, वापस से बना ही लेता हूं क्योंकि उसमें बहुत घचड़ पिचड़ हो जाएगी। ए बी सी, ये आई है, ये डी है। डी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन बी प्लस सी, और इधर है सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन बी प्लस सी। ये आ गए डी के कोऑर्डिनेट। अब आपको चाहिए बी डी कितनी होगी, पहले तो मेरे को ये बताओ बी डी कितनी होगी और सी डी कितनी होगी। अब बताओ ये टोटल लेंथ कितनी है ए, ये टोटल लेंथ कितनी है ए, और ए को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, सी इज टू बी में। भाई ये कितनी है सी और ये कितनी है बी, तो आप किस रेशो में डिवाइड कर रहे हो, सी इज टू बी में। तो बताओ बी डी कितनी होगी, बी डी कितनी होगी, कितनी होगी सी अपॉन टोटल रेशो कौन सा, बी प्लस सी इंटू किसको डिवाइड कर रहे हैं, ए को, मतलब ये कितनी होगी ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो ये कितनी हो गई ए सी अपॉन बी प्लस सी, और ऐसी ये कितनी हो गई बी सी अपॉन बी प्लस सी। ये बात धीरे धीरे समझेंगे, थोड़े से जोड़े रहना मतलब, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये ट्राइंगल है ए बी डी, अब इसको आई, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, इसको आई पॉइंट, मतलब देखो सपोज करो कि ये तो क्या है एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आई पॉइंट है, ये एडी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा, तो भाई इधर की रेशो क्या, इधर का देखो। अब ये एडी को, एक सेकेंड, ये एडी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, आई पॉइंट। तो भाई इधर वाली साइड इधर और इधर वाली साइड इधर, तो इधर तो सी आएगा और इधर कितना आएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी। इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, समझना बात को, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, आपके पास लाइन एडी है, अब आपके पास लाइन एडी है, क्या करोगे आप, इस ट्राइंगल को बना लो, हम उस ट्राइंगल को यूज करेंगे। अब आपके पास लाइन एडी है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है cx3 प्लस बी वाई टू अपॉन बी प्लस सी। ऐसे इधर क्या है cy3 प्लस बी वाई टू अपॉन बी प्लस सी। और यहां पॉइंट आई है, आई किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इसको, इधर तो क्या आएगा सी, क्योंकि इधर वाली साइड इधर और इधर वाली साइड इधर, इधर क्या आएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी। ठीक बात, यहां तक समझा। तो आई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको बेसिकली चाहिए क्या थे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो आई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एच कॉमा के, तो एच कितना आएगा सी इंटू ये, तो सी इंटू ये करा सी एक्स थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन बी प्लस सी, प्लस ये इंटू एक्स वन, तो ए सी अपॉन बी प्लस सी इंटू एक्स वन, अपॉन टोटल रेशियो कितना आएगा सी प्लस ए सी अपॉन बी प्लस सी। अब मन की आंखों से एलसीएम लो, ऊपर बी प्लस सी आएगा, नीचे बी प्लस सी आएगा, कट जाएगा। तो बताओ एलसीएम लिए तो यहाँ कितना आ गया सी स्क्वायर एक्स थ्री प्लस बी सी वाई टू प्लस क्या आएगा ए सी एक्स वन, अपॉन कितना आएगा भाई ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो सी बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। अब आपने क्या करा, सी को ऊपर से कॉमन लिया और नीचे से कॉमन लिया, कट गया, तो कितना आ गया ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और ए बी सी क्या है लेंथ, ए कौन सी लेंथ होती है ए के अपोजिट साइड की, बी कौन सी लेंथ होती है बी के अपोजिट साइड की, और सी कौन सी लेंथ होती है सी के अपोजिट साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। अब इतना पार्ट याद रखने का मतलब क्या है कि आपको समझ आ गया कि यार ये आता कैसे है, क्योंकि लोग नहीं सिखाते कि आता कैसे। डायरेक्ट अगर मैं आपको लिखा देता कि इन सेंटर के लिए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ऐसे लिखाया था ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो आप घूम जाते कि यार याद तो कर लूंगा लेकिन मतलब क्या है, मतलब वाली बात होती है ना, कोई जेई पूरा डिपेंडेंट है बेसिक पर। बात समझ में आ रही है? तो ये समझ में आया आपको कि आई के कोऑर्डिनेट कैसे आए। तो मैं लिख लेता हूं, ये लिख लो पहले, आपको 1 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूं।
ठीक है, चलें। अब बेसिकली मैं आपको समरी बताता हूं कि क्या था, कि एक ट्रायंगल था ए बी सी, इसके तीनों एंगल बाइसेक्टर थे ए डी बी ई एंड सी एफ। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आई होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या आता है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा क्या आता है, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये आता है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये चीज़ है। अब देखो इन सेंटर होता कैसा है, लोगों को वो भी नहीं पता, तो वो भी बता देते हैं। ए बी सी इन सेंटर होता है अंदर की साइड्स को टच करके बनने वाला, अंदर की साइड्स को टच करके बनने वाला सर्कल। मतलब जो इन सेंटर होगा आई, उसकी तीनों से लेंथ क्या होगी, तीनों साइड से जो परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि वो रेडियस होगी। ठीक बात, तो इसको भी लिख लेते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम all three sides to in center is equal। कैसी होती है, इक्वल होती है। तो ये बेसिक पार्ट था इन सेंटर का, जो बहुत ढंग से समझाया आपको बिल्कुल ओपन करके, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे एक्स सेंटर। ठीक है, चलें एक्स सेंटर पे। तो 8th पॉइंट ले रहे हैं हम। देखो नोट्स प्रॉपर बनाया करो। जब मैं 11th में पढ़ता था मेरे पास स्ट्रेट लाइन के इतने मोटे नोट्स थे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ाया ही इतना जाता है, क्योंकि नोट्स होते हैं ना वही 12th में काम आते हैं रिवीजन करते टाइम। जेई से पहले क्या पढ़ोगे। और एक बात और मैं समझा देता हूँ, ये नहीं बनाता कोई, यही है मेन सिलेक्शन का जो मेन जो मुद्दा है ना, वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक होता है प्रैक्टिस और एक होता है ये अपनी शॉर्ट नोट्स। अगर शॉर्ट नोट्स बने हैं ना, शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट बनाओ। वे स्ट्रेट लाइन क्या करती है, इन सेंटर क्या करता है, एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मेन बातें। मतलब शॉर्ट नोट्स मतलब अगर आपको 100 पन्नों में मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाई है तो आपको 4 पन्नों के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। वही तो एग्जाम से 1 घंटे पहले आप पढ़ोगे, 2 घंटे पहले, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स की बात आ गई। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर होता क्या है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इन सेंटर होता है अंदर और एक्स सेंटर होता है बाहर। तो एक्स सेंटर कैसा होता है, थोड़ा छोटा बनाता हूं। ये सर्कल है, ठीक है। बात समझ, थोड़ा भावनाओं पे जाना। कितने एक्स सेंटर होते हैं एक ट्राइंगल में, 3। इनके सेंटर क्या क्या होते हैं, I1, I2 और I3। तो अब I1, I2, I3 कैसे निकालेंगे, इसके डेरिवेशन पे तो मैं नहीं जा रहा, बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। अब 4I1 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, रिप्लेस A बाय माइनस ए। I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस B बाय माइनस बी। और I3 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, रिप्लेस C बाय माइनस सी। अब I1 निकालो। I1 क्या होता है, I1 क्या है, I क्या है, इन सेंटर का ही तो है पार्ट। तो इन सेंटर कैसे निकालते थे हम, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। अब ये क्या कह रहा है I1 के लिए कि A को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस A से, तो माइनस लग जाएगा। ये हो गए I1 के x कोऑर्डिनेट। I2 का x कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस A/1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। अब I2 भी सिमिलरली कैसे निकलेगा, I2 में B को क्या कर दो, माइनस B, तो कितना हो जाएगा, AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C। सिमिलरली क्या होगा,
ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, आई थ्री के लिए क्या करेंगे, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। इधर क्या आएगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो आई वन आई टू आई थ्री आपको समझ आए, ठीक बात। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, पहले लिखा देता हूं। इफ अ पॉइंट इज सच दैट, इफ अ पॉइंट इज सच दैट its distance from three sides, its distance from three sides, मतलब उस पॉइंट की डिस्टेंस तीनों साइड से इन द ट्राइंगल इज सेम, इन द ट्राइंगल इज सेम, then it's necessary that point lies inside the triangle. It's necessary that point lies inside the triangle. मतलब अगर कोई पॉइंट, जैसे देखो, अगर कोई पॉइंट की तीनों से डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इक्वल है, सेम है, तो जरूरी है कि वो पॉइंट कहां हो, ट्राइंगल के अंदर। इनसेंट्री तो होता ही है जिसकी क्या होती है, तीनों से डिस्टेंस इक्वल होती है, कहां हो, ट्राइंगल के अंदर। ये बात तो कहने वाला कह गया, लेकिन मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। देखो अभी ये बात है, लोगों ने लिखी है, बुक में मिलेगी आपको, लेकिन इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं मैं, अभी लिखाने की होती है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। देखो इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, मतलब ये तो है, तो वही साइड है, तो वही साइड और ये साइड, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस तीनों साइड से इक्वल है, तो है, लाइज आउटसाइड भी होगा पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट होगा, एक्स सेंटर का सेंटर। तो इस बात को भी लिख लो, इट्स नॉट नेसेसरी, नो इट्स नॉट नेसेसरी। देखो मैं कॉन्ट्राडिक्ट लिखा रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे तो, इट्स नॉट नेसेसरी x center is one of the point, x center is one of the point, x center is the one of the point which is at equal distance from all three sides, which is at equal distance from all three sides and lies outside the circle, lies outside the triangle, sorry। बात समझ में आई। अब लोग बोलेंगे कि सर ये डिस्टेंस यहां कैसे, अरे एक बात, ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड करा है तो वही तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस आ रही है। अब आप बोलोगे सर इससे लगाओ ना, अरे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं आउटसाइड लाइन को, वो मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं बात को, बात तो वो सही है कि अगर अंदर होगा तो वही होगा। अब मैं बाहर वाले के लिए बोल रहा हूं कि होता है एक ऐसा पॉइंट, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो, कॉन्ट्राडिक्ट के लिए बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर अंदर की बात हो रही है तो बिल्कुल सही है। अब मैं कहां कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, सर बात समझ में आई, ठीक है। तो ये पोर्शन था अपना एक्स सेंटर का। अब बात करेंगे ऑर्थो सेंटर की, पहले लिख लो इसे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ये रह ही गया। चले, क्वेश्चन ए दे रखा है 0,0, बी दे रखा है 3,0, सी दे रखा है 0,4 एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी and angle bisector of angle B meets AC at D। कहाँ मीट करता है, AC को D पे। Then find the coordinate of D, find the coordinate
ऑफ डी एंड इन सेंटर। कोऑर्डिनेट बताओ डी के और इन सेंटर के। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो देखो बेस तो बनाने में टाइम लगेगा मुझे, इस चीज़ में मत कहना मेरे से कि सर फास्ट चलो, मैं चलूँगा आराम से अभी 1-1.5 महीने, तो उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। अभी मेरे को भी तो फ्लो बनाना पड़ेगा ना आपके साथ, ठीक है। ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट क्या 0,0, क्वेश्चन बड़े ढंग से पढ़ा करो, 3,0 और 0,4, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई 3, ये हुई कितनी 4 और ये हुई कितनी 5। अब वो कह रहा है कि बी का एंगल बाइसेक्टर AC पे डी मीट करता है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल। अब ये कह रहा है कि ये D है और ये 4 है। ये क्या कह रहा है कि एंगल B का एंगल बाइसेक्टर D पे मीट करता है AC पे, तो बताओ D के कोऑर्डिनेट। अभी बताओ, मैंने एक बात बता, ध्यान समझना कि D पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा 5:3, मतलब ये 5 और ये 3, ठीक बात। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताओ, 5 इंटू दूसरा रेशो 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 3 कॉमा 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 3। तो D के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0 आ गया इधर तो, और इधर कितना आ गया 12/8, मतलब कितना हो गया 3/2, 0,3/2। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,3/2। अब पूछ रहा वो इन सेंटर के, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ABC है ये आपके पास, अब मैं वैल्यू लिख देता हूं आपको, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। A क्या होती है इसके सामने वाली, मतलब A की वैल्यू 5, B क्या होती है इसके सामने वाली, मतलब B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 3। अब निकालो इन सेंटर। अब x1 क्या होता है, इधर से A से स्टार्ट करेंगे, A लिए ना ये, तो इसी के सामने वाला क्या होता है x1, तो होता है 5 इंटू 0, AX1 मतलब 5 इंटू 0 प्लस BX2 मतलब 4 इंटू 3 प्लस अब CX3 मतलब 3 इंटू 0 अपॉन 12, क्यों 5 प्लस 4 प्लस 3। अब देखो 5 इंटू 0 प्लस अब देखो 3 इंटू 4, आप कैसे भी ले लो, आपको इसके अपोजिट लेना है, तो 4 इंटू 0 अपॉन 12, तो I कितना हो गया 12/12, 12/12 कितना हो गया I 1,1, कितना हो गया 1,1। बात समझ में आई। एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोग बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इस टॉपिक में। कंफ्यूजन बिल्कुल सिंपलेस्ट होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, कि ये वाला रेशियो इधर रख दो, ये वाला रेशियो इधर रख दो, इस रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन नहीं बनता लोगों से अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं पता हो, आप लगाते रह जाओगे दिमाग की, डी क्या कर रहा है। पूछना एक बार 10th के स्टूडेंट से कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन कितने आते हैं, और खट से कर देता है बच्चा। ठीक है, लिख लो इसे। चलें आगे, लास्ट बचा है मेरा टॉपिक ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय एच। किससे मिलके बना होता है, मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होते हैं बताया तो मैं आपको कि ए बी और सी, ये एल्टीट्यूड मतलब सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वर्टेक्स से। ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, एच, मतलब ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखा देता हूं। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे x1 tan a
प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। और इधर बाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे सिमिलरली, y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3, वो सॉरी tan a प्लस tan b प्लस tan c। लिख लिया। एक मजेदार बात बताऊं, मजेदार बिल्कुल, ये मजेदार बात, भूल जाना लिखकर, कतई याद मत कर लेना। ये लिखाता केवल मैं बड़े कारखानों की वजह से हूं। भूल जाना लिख के याद करोगे क्या ऐसे, पागल हो? बताऊं कैसे करते हैं क्वेश्चन, इसको बताऊंगा मैं, लेकिन स्लोप के बाद कैसे करते हैं मैं एक बार आइडिया देता हूं आपको। देखो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x3, y3। BC की क्या निकाल लोगे आप, स्लोप ऑफ BC निकाल लोगे आप, स्लोप ऑफ BC निकाल लोगे। जब आप इसका स्लोप निकाल लोगे तो आप इस AD का भी स्लोप निकाल लोगे। कैसे, m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक बात। आप इसका AD का भी स्लोप निकाल लोगे, ठीक है। अभी क्या बताओ, ऐसे ही आप किसका स्लोप निकाल लोगे, इसका निकाल लोगे और इसका आ जाएगा। फिर लाइन की इक्वेशन बनवाऊंगा मैं आपसे और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कराऊंगा। क्यों, आपके पास इसका स्लोप आ गया, ये पॉइंट है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ऐसी इसका स्लोप आ गया और ये पॉइंट है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया अपना क्या, ऑर्थो सेंटर। ये करोगे क्या, मर जाओगे करते करते, एंगल निकालते निकालते। आपको क्या दिया होगा, जैसे ये दे रखा है x1, y1, ये दे रखा है x2, y2 और ये दे रखा है x3, y3। सबसे पहले इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना, इससे अभी नहीं बता सकता। स्लोप निकालोगे, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर स्लोप निकालोगे क्या, m1 m2 इज इक्वल टू -1 से, तो इसका परपेंडिकुलर स्लोप निकालोगे। अब ये पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन, ऐसी इधर का इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को इंटरसेक्ट करा देना, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। आसान है, दिखेगा स्ट्रेट लाइन में आपको। अभी स्लोप पढ़ाते तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। DPP करना। थैंक यू।